इवन हमला के 2 घंटे पहले तक खुद इजिप्शियन आर्मी को भी ये बात पता नहीं था कि वो आगे चल के वार करेंगे। 6 अक्टूबर यम किपुर के दिन होता है, इसलिए पूरी इजराइल के अंदर नेशनल हॉलीडे था। आगे चल के सारे अरब कंट्री ने मिलकर इजराइल को चारों ओर घेर लिया था। लेकिन अमेरिका को यहाँ पे ये डर था कि कहीं इजराइल अपनी लास्ट उम्मीद न्यूक्लियर बॉम्ब की ट्रिगर को ऑन ना कर दिए, इसलिए यूएस और यूएसएसआर के बीच एक तरह का कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। फिर भी इतने सारे देश मिलकर भी उस देश को हरा नहीं पाए। पता नहीं ये जूस लोगों के पास कैसा पावर है कि ये लोग कभी वार में नहीं हारते। Liberating the Sinai Peninsula and the Golan Heights. Just 6 years before the Six-Day War, tremendous تنزل وابتدى النجاح الكبير في That was very important to the Egyptians as a fighting force because it proved to them that they themselves could. दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत होता है 1967 की 6 डे वॉर से, जिसमें सारे अरब कंट्री ने मिलकर भी नया बनने वाले एक छोटा सा देश को नहीं हरा पाए। ये वार हुआ था तो इजराइल और सारे अरब कंट्री के बीच, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया की, क्योंकि इस वार के दौरान इजराइल ने इजिप्ट की साइनाई पेनिनसुला, जॉर्डन की वेस्ट बैंक और सीरिया की गोलन हाइट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया था, जो इन तीनों देश के लिए एक काफी शर्मनाक बात था। इसके बाद ये तीनों कंट्री की एक ही मकसद था कि किसी भी तरह से इजराइल से अपनी खोई हुई जमीन को वापस करना, और दूसरी ओर इजराइल ने भी इस जमीन को वापस करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, और जिसके बदल में उसका एक ही डिमांड था कि सारे अरब कंट्री ने इजराइल को एज ए स्टेट मान ले। लेकिन बाकी सारे अरब कंट्री इस बारे में इजराइल के साथ कोई भी नेगोशिएशन करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन लोगों ने इजराइल को एज ए कंट्री नहीं मानते थे और वो मानना भी नहीं चाहते थे। लेकिन इजिप्ट और सीरिया को कैसे भी करके अपने खोए हुए जमीन के साथ साथ अपने खोए हुए प्रेस्टीज को भी वापस पाना था। लेकिन इसी बीच जॉर्डन और इजराइल के बीच रिलेशन काफी बेहतर हो गया था, क्योंकि पैलेस्टीन की पीएलओ ऑर्गेनाइजेशन जॉर्डन की पीएम को असैसिनेशन करके जॉर्डन को अख्तियार करना चाहता था। लेकिन खुशकिस्मती से पाकिस्तानी आर्मी और इजरायली आर्मी की हेल्प से वो पीएलओ को डिफीट करने में सफल हुआ, और इसी बीच हफेज अल असद सीरिया का नया पीएम बन चुका था। और दूसरी ओर इजिप्ट में पीएम अब्दुल नासिर की डेथ के बाद अनवर सादत इजिप्ट का नया पीएम बन चुके थे। दोस्तों, पहले तो इजिप्ट किसी भी हालत से इजराइल के साथ लड़ना नहीं चाहता था, उसको सिर्फ अपने खोए हुए जमीन पाना था। इसलिए वो यूएन के थ्रू 2 ऑप्शन रखा कि अगर इजराइल साइनाई पेनिनसुला से अपने आर्मी को पार्शियली हटाता है तो वो उसको सुएज कैनाल का परमिट दे देगा, और अगर इजराइल साइनाई पेनिनसुला से अपनी सेना को पूरी तरह से हटा दिए तो इजिप्ट इजराइल को एज ए कंट्री मान लेगा। लेकिन इजराइल को इजिप्ट की इस बात पर यकीन नहीं हुआ और वो मना कर दिया। उसके बाद फाइनली इजिप्ट ने इजराइल के खिलाफ जंग करने के लिए सोच लिया। लेकिन इजराइल जैसे इतने एडवांस देश को हराना इजिप्ट की अकेला बस की बात नहीं था, इसलिए वो हेल्प लिया यूएसएसआर की, और इजिप्ट और यूएसएसआर के बीच एक 15 ईयर की फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया गया, जिसके बाद यूएसएसआर की आर्मी ने इजिप्शियन आर्मी को युद्ध अभ्यास के नाम पे ट्रेन करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वेल डेवलप्ड टैंक्स और मिसाइल्स को इजिप्ट भेजना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे इजिप्ट के लिए सबसे बड़ा समस्या यह था कि कैसे इस खबर को इजरायली इंटेलिजेंस फोर्स से छुपा के रखा जाए। इसलिए इजिप्ट की पीएम अनवर सादत एक बहुत बढ़िया प्लान तैयार किए। इजिप्ट ने अशरफ मारवान नाम के अपना एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को इजरायली इंटेलिजेंस फोर्स मोसद के पास भेजा। उसके बाद अशरफ मारवान ने इजरायली इंटेलिजेंस फोर्स मोसद के पास जाके ये कहा कि खूब जल्दी इजिप्ट ने इजराइल के ऊपर एक अटैक करने वाला है। ये काफी सीक्रेट बात है, लेकिन वो पैसा के लालच से इस बात को लीक कर रहा है। अब क्योंकि अशरफ मारवान को पूरी तरह से ट्रेन किया गया था, इसलिए इजरायली इंटेलिजेंस फोर्स ने उसकी बात पे यकीन करके जंग के लिए तैयारी शुरू कर दिया। उसके बाद अशरफ मारवान ने एक पर्टिकुलर डेट बताया कि इस डेट पे इजिप्ट ने इजराइल के ऊपर अटैक करेगा। उसके बाद इजराइल ने भी बॉर्डर पर और ज्यादा सेना को तैनात कर दिया, लेकिन उस डेट पे इजिप्ट ने कोई भी अटैक नहीं किया। और फिर कुछ दिन बाद अशरफ मारवान ने फिर एक बार एक पर्टिकुलर डेट बताया कि इस पर्टिकुलर डेट पे इजिप्ट ने इजराइल के ऊपर फिर से अटैक करेगा। फिर उसके बाद इजराइल ने भी पूरी तरह से वार के लिए तैयार हो गया, लेकिन यहाँ पे भी इजिप्ट ने कोई भी अटैक नहीं किया। और फिर इस प्रोसेस को और 3-4 बार रिपीट किया गया, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि इजरायली इंटेलिजेंस फोर्स मोसद को कन्फ्यूज करना, और जिसमें इजिप्ट ने कामयाब भी हुआ। और फाइनली 6 अक्टूबर 1973 के दिन इजिप्ट ने इजराइल के ऊपर एक रियल अटैक कर दिया। 6 अक्टूबर यम किपुर के दिन होता है अकॉर्डिंग टू जूइश रिलीजन, इसलिए पूरी देश के अंदर नेशनल हॉलीडे था। सारे लोग तिहार मनाने में बिजी थे, जिसलिए बॉर्डर पर भी काफी कम आर्मी तैनात थे। और सडनली हुआ इस अटैक को देख के
इजराइल सरकार ने पूरी तरह से शॉक्ड हो गया और इसको कैसे हैंडल किया जाए उस बात को सोचते सोचते वहां पे नॉर्थ से सीरिया ने इजराइल के ऊपर एक जोरदार अटैक करना शुरू कर दिया। अब इजराइल नॉर्थ और साउथ ये दोनों ओर से पूरी तरह से घेरा हुआ था और इस बात को देख के सारे अरब कंट्री ने मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दिया। इतना शॉक्ड हुए में ये सारे काम को अंजाम दिया गया कि खुद इजरायली सरकार और उसका इंटेलिजेंस फोर्स मोसाद को भी ये बात समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और 2 से 3 दिन के अंदर इजिप्शियन आर्मी ने साइनाई पेनिनसुला को अपने कंट्रोल में लेके इजराइल के अंदर घुसना शुरू कर दिए थे और वहां पे नॉर्थ से भी सीरिया की आर्मी ने इजराइल के अंदर घुसना शुरू कर दिया था। लेकिन पता नहीं ये जूस लोगों के पास एक कैसा पावर है कि ये लोग कभी वार नहीं हारते। और फिर इजराइल की पीएम गोल्डा मेयर ने अमेरिका से जाके हेल्प मांगा और अमेरिका को भी मजबूर में आके इस वार में घुसना पड़ा क्योंकि अमेरिका को यहाँ पे ये डर था कि अगर इस वार में कोई भी देश इजराइल को हेल्प नहीं किया तो इजराइल अपनी लास्ट उम्मीद न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज कर सकता है। जिसके बाद अमेरिका ने भी एक रोड मैप तैयार किया जिसमें वो यूरोप होके इजराइल में आके पहुंचेगा क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे यूरोप ही एक उम्मीद था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लेकिन जैसे ये बात अरब कंट्री को पता चला तो अरब वाले ने सारे यूरोपियन कंट्री को खुल के धमक दिया कि अगर कोई भी यूरोपियन कंट्री अपने ऊपर अमेरिका की एयरफोर्स को उड़ने दिया या अपने ऊपर अमेरिका की शिप को रिफिलिंग किया तो उसका ऑयल इंपोर्ट को काट दिया जाएगा। जिसके बाद सारे यूरोपियन कंट्री ने डर के इस वार से दूर हो गए। लेकिन पुर्तगाल ने अमेरिका को मदद करने के लिए मान लिया और ऐसे अमेरिका की सेना ने पुर्तगाल की हेल्प से इजराइल में आके पहुंचा। जिसकी बाद इजरायली आर्मी का भी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गया और उसकी बाद इजिप्ट, इजराइल और सीरिया के बीच एक जोरदार लड़ाई होना शुरू हो गया और ऐसे इजराइल की सेना ने इजिप्ट की सेना के साथ लड़ते लड़ते सुएज कैनाल को पार करके इजिप्ट के अंदर घुस आया और वहां पे नॉर्थ पे सीरियन आर्मी की मिस कैलकुलेशन के चलते इजरायली आर्मी ने सीरियन आर्मी के साथ लड़ते लड़ते सीरिया की कैपिटल डोमस्कस के काफी नजदीक तक पहुंच गया था। जिसको देख के यूएसएसआर ने इजराइल को खुल के धमक दिया कि अगर इजराइल ने इजिप्ट के अंदर और ज्यादा तबाही मचाया तो यूएसएसआर ने उसके ऊपर अटैक करेगा। और जिसको सुनने के बाद यूएसए ने भी खुल के कहा कि अगर यूएसएसआर ने ऐसा किया तो अमेरिका भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन न्यूक्लियर अटैक की डर से यूएसएसआर ने पीछे हट गया और फाइनली 28 अक्टूबर के दिन इस वार को ऑफिशियली रोक दिया गया और इजराइल और इजिप्ट के बीच एक पीस ट्रीटी साइन किया गया जिसके चलते इजराइल ने इजिप्ट की साइनाई पेनिनसुला को वापस कर दिया। जिसके बदल में इजिप्ट ने भी ऑफिशियली इजराइल को आज ए नेशन मान लिया और ऐसे इजिप्ट इजराइल को आज एक कंट्री मानने वाले पहला देश बन गया। जिसके चलते सारे अरब कंट्री ने इजिप्ट के खिलाफ हो गया क्योंकि अब भी अरब वाले ने इजराइल को आज कंट्री नहीं मानते थे। लेकिन बाद में ईयर 1992 में जॉर्डन ने भी इजराइल को आज कंट्री मान लिया। दोस्तों इस वार की शुरुआत के 2-3 दिन में इजराइल की ज्यादा नुकसान हुआ था लेकिन बाद में इजिप्ट को उससे भी 3 गुना ज्यादा नुकसान सहना पड़ा। जिसके बाद भी इजिप्शियन आर्मी काफी खुश था क्योंकि उनकी मानना यह था कि जैसे शुरुआत के 2-3 दिन में इजिप्शियन आर्मी इजरायली आर्मी को डिफीट करते आगे बढ़ता गया उससे उसको 6 डे वार में खोए हुए प्रेस्टीज वापस मिल गया और ये था पूरी की पूरी योम किपुर वार। और इस वार के बाद से इजराइल और पूरी अरब वर्ल्ड के बीच कोई भी ऐसा मेजर वार देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाल ही में हुए हमास के आतंकी हमला के बाद हो सकता है कि फिर एक बार इजराइल और सारे अरब वर्ल्ड के बीच एक वार देखने को मिल सकता है।